ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख रहे थे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो मैंने आपको बताया था एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। एंड अगर वन हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो एल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दैट इज CnH2n+1, राइट। सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लाइक CH4, करेक्ट, मीथेन बन जाएगा। अगर C2 रख रहे हैं, C2 रख रहे हैं n की वैल्यू, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2H6, दैट इज इथेन, एंड सो ऑन, राइट। तो मैंने ये बताया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज किया जाता है, राइट। अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। एंड किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये सभी चीजें जानने के लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने C4H10 लिया है, तो C4H10 क्या है, 4 कार्बन के लिए फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। n की वैल्यू हमने 4 रखा तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 4 into 2, 8 plus 2, that is 10। C4H10 क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें से अगर हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया 1 and 2 से, तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा टू कंप्लीट वैलेंसी। 2 हाइड्रोजन रिमूव किया है तो 1 and 2 पे क्या रखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा आपको। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फ्रॉम फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट्स DU1। तो इसमें C4H8 में फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 2, तो इसको DU1 बोलेंगे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड इज नोन टू बी DU1, राइट। इफ देयर इज वन डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड देन वी विल से दैट DU is 1। एंड अगर सपोज हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया 2 and 3 पोजीशन से, तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला सेम बन रहा है, तो इधर भी आपका DU क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया 1 and 4 से, तो क्या करना पड़ेगा, 1 and 4 के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इधर भी आपका फुल्ली सैचुरेटेड से 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इसको भी DU1 बोलेंगे। सो DU1 इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ आइदर वन डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड और वन रिंग। बात समझ में आ रहा है। और अगर हम इन तीनों कंपाउंड में बात करें, दिस कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड एंड कंपाउंड थर्ड, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज 3 कंपाउंड्स, अगर आपसे पूछा तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज 3 कंपाउंड। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है आपका, डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। वॉइस आ रही है क्लियरली? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सपोज हमने C4H8 लिया है और C4H8 में 2 और हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करते हैं, 2 और हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करते हैं कार्बन नंबर 1 and 2 से, कार्बन 1 and 2 से 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। और C4H6 अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया तो फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन कम है इसमें, फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट C4H10, 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो 4 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मींस DU कितना हो जाएगा, 4/2, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो DU कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और वी कैन से दैट इफ ए कंपाउंड कंटेन वन ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट्स DU2। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग DU, राइट। सपोज आपने 2 and 3 पोजीशन से अगर हाइड्रोजन रिमूव किया है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा,
यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 हो गया, तो फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, अगेन DU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मींस DU2 represents presence of 1 triple bond और 2 double bond in a compound। जैसा DU1 के बारे में क्या बताया था मैंने, presence of 1 double bond और 1 ring। DU2 represents presence of 1 triple bond और 2 double bond। अगर आपने 3 and 4 से हाइड्रोजन रिमूव किया है तो क्या हो जाएगा आपका, 3 and 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे भी DU2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? yes नेक्स्ट सपोज हमने C4H8 इस तरह से लिया है, साइक्लिक लिया है, और साइक्लिक में हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया कार्बन नंबर 1 एंड 2, कार्बन नंबर 1 एंड 2 से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, ईच कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, तो C4H6 का DU कितना हो जाएगा, यहाँ पे DU कितना होगा बताइए, फुल्ली सैचुरेटेड, अगेन फुल्ली सैचुरेटेड कितने हाइड्रोजन कम है, आपको जस्ट देखना है कि फुल्ली सैचुरेटेड से कितने हाइड्रोजन कम है, जितने हाइड्रोजन कम होंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देना, यू विल गेट DU, राइट। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो भी अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे लास्ट में, पहले इसको समझेंगे। तो C4H6 में C4H10 से 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो DU2 हो गया। दैट मींस DO2 also indicates presence of 1 double bond and 1 ring in a compound। अगर किसी कंपाउंड का DU2 है, so it also indicates presence of 1 double bond and 1 ring। अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया 1 and 3 पोजीशन से, 1 and 3 पोजीशन से अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्या करना पड़ेगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, बताओ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। yes sir बात समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, अभी प्रेजेंटली कितने है हाइड्रोजन है, प्रेजेंटली कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया 1 and 3 पोजीशन से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसके बाद एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचेंगे, राइट। तो दैट मींस DU2 is also indicates that presence of DU2 also indicates presence of 2 rings। DU2 also indicates presence of 2 rings in the compound, right। So DU2 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, DU2 indicates presence of 1 triple bond और 2 double bond, 1 triple bond, 2 double bond और 2 ring और 1 double bond 1 ring, right। तो DU2 के आपके 4 केसेस बन जाएंगे, 1 triple bond, 2 double bond, 2 ring और 1 double bond 1 ring। Now the application part is to identify the number of pi bonds or rings in a compound, right। To determine structure of a molecule, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए DU यूज किया जाता है। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए C4H6 व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज 3 कंपाउंड्स, सो व्हाट यू विल से, बताइए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज 3 कंपाउंड। सो इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस, इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है आपका, डिफरेंट है। तो क्या रिलेशन बोलेंगे इनमें, दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आइसोमर्स है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब C4H6 के कितने आइसोमर बन सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा C4H6 के कितने आइसोमर हो सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 5 C4H6 के 5 आइसोमर्स पॉसिबल है, राइट, 1 2 3 4 and this is 5। so either 1 triple bond you can make, since DU is 2, so 1 triple bond और 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड में भी 1 2 पोजीशन और 1 3 पोजीशन पे बना सकते हैं, और 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग और 2 डबल बॉन्ड, तो टोटल 5 केसेस आपके बन जाएंगे DU, राइट। एंड अगर आपसे पूछा है C4H8 के कितने आइसोमर्स बनेंगे, C4H8, तो यहाँ पे हमने 3 आइसोमर्स इधर बनाए, राइट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन दीज 3 इज आइसोमर्स। So we can identify the number of isomers by finding out DU। तो DU का डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, डेफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन,
पेयर मींस आपका 2 हाइड्रोजन, सो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो DU1 बोलेंगे, 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो DU2 बोलेंगे, राइट, 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो DU3 बोलेंगे. So deficiency of pair of hydrogen atom with respect to corresponding fully saturated acyclic hydrocarbon. Fully saturated acyclic hydrocarbon means CnH2n plus 2. इससे आपको कंपेयर करना है fully saturated acyclic hydrocarbon. That is called DU. Deficiency of 2 hydrogen atom with respect to corresponding fully saturated hydrocarbon is equal to 1 DU. Right? So अगर हम DU and deficiency of hydrogen में एक कॉलम बनाए, so deficiency of 2 hydrogen represents DU1, deficiency of 4 hydrogen represent DU2, deficiency of 6 hydrogen represent DU3, deficiency of 8 hydrogen represent DU4 and so on. Right? नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको एक नोट करके लिखवाया था, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड विल गिव DU, जिसमें से ट्रिपल बॉन्ड को 2 DU हमें कंसीडर करना है. अगर कंपाउंड के अंदर 1 रिंग है तो DU1 कंसीडर करना है, 2 रिंग्स है तो DU2 कंसीडर करना है, 1 डबल बॉन्ड है तो DU1 कंसीडर करना है, 2 डबल बॉन्ड है तो DU2 कंसीडर करना है. बट अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो DU उसको क्या करेंगे हम लोग 2 कंसीडर करेंगे. और अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड को DU2 बोल दिया और 1 डबल बॉन्ड को DU1 बोल दिया तो कितना हो जाएगा, DU3 हो जाएगा. क्योंकि 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब आपके कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, ट्रिपल बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से बनता है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन प्लस एक डबल बॉन्ड आपका 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी बनेगा, तो टोटल 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए 6/2 दैट इज हमने DU3 बोला. ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए 1. इसमें मैंने एग्जांपल एक बताया था बेंजीन का, तो बेंजीन में अगर हम देखें बेंजीन का DU तो C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज एक्सपेंडेड फार्मूला. So C6H14 is the fully saturated hydrocarbon. How many hydrogens are deficient? 8. So 8/2 कर दिया. So 4 pairs of hydrogen deficiency है, right? So 1 pair की जब deficiency होती है तो DU1 बोलते हैं, 4 pairs की deficiency है तो यहाँ पे DU क्या बोलेंगे हम, DU4 बोलेंगे, right? DU कितना हो गया 4. और आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड रिंग भी काउंट करके आप DU निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग कितने हैं, 3 plus 1 that is 4. Is it clear up to here? बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. अब सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं नेफ्थलीन का. This is naphthalene. What will it do of this compound? 2 benzene rings are fused together. हाँ क्या बोल रहे हैं? 7 2 benzene. 7 sir. हाँ तो DU कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस रिंग, डबल बॉन्ड कितने हो गए आपके 3 plus 2 5 प्लस रिंग कितने है 2, दैट इज DU is 7. क्लियर? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड नेफ्थलीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन बताइए क्या होगा. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हैं कार्बन, 10. हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाउ मेनी हिडन हाइड्रोजन्स आर देयर, हाउ मेनी हिडन हाइड्रोजन्स आर देयर, हाँ 8 1 हाइड्रोजन इधर जाएगा, यहाँ पे कोई हिडन हाइड्रोजन होगा क्या, इधर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इधर no यहाँ पे भी नहीं होगा, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं. C10H8. तो इसका फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा नेफ्थलीन का, फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C10H22. C10H22.
सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितने होंगे? 14. 14. बताइए। 14. 14. ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा? हाउ मेनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी? डी मींस पेयर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 7. 7। तो क्लियर हो गया सभी को? डी का मतलब क्लियर हो गया? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो डी निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी डी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, बट यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो। सो कैलकुलेशन ऑफ डी, calculation of degree of unsaturation. So du is equal to C plus 1 minus H by 2 minus X by 2 plus N by 2. This is formula of du, right? C plus 1 minus H by 2 minus X by 2 plus N by 2, where C means number of carbon atoms in the compound, H means number of hydrogen atoms, X is number of halogen atoms. Halogen means like fluorine, chlorine, bromine. N is number of nitrogen atoms. Number of nitrogen atoms in the compound. तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके भी डी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है C4H6, what will be DU of this compound? C4H6, बताइए C4H6 का DU क्या होगा by using formula? 2. तो फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे आप? सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सी इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 प्लस 1 नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? डी 2 हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है? और अगर आप फुल्ली सैचुरेटेड वर्जन इसका लिखें, फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? C4H कितना हो जाएगा? 4 into 2 8 plus 2 10 H10. How many hydrogen deficiency is there from fully saturated? 4 4/2 करके भी आप डी निकाल सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? फॉर्मूला कैसे यूज करना है बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे एक नोट करके पहले लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन एटम हो या फिर ना हो, उससे डी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in the molecule does not affect the value of du. Does not affect the value of du. For example, इस तरह से आपका C6H5 COOH. What will be structure and du of this compound? Structure and du of this compound. ठीक है, C6H5COH है। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए DU यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, DU का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है? तो DU का एप्लीकेशन क्या है? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर वैसा आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप DU यूज करेंगे। तो यहाँ पे C6H5COH का DU कितना निकाला बताइए? DU अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C plus 1 minus H by 2। और ऑक्सीजन से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कार्बन कितने हैं? 7 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन टोटल कितने? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 कितना हो जाएगा? 8 minus 3 that is 5। ठीक है, ड्यू कितना आ गया आपका? 5 आ गया।
क्लियर? बताइए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा 4.5 कैसे आ रहा है? इधर फॉर्मूला लिखा ना मैंने, सर हाइड्रोजन बात समझ एक में आ कम रहा है? ले लिया था। ठीक है, C+1 माइनस H/2 माइनस H/2। ओके, इज इट क्लियर अप टू हियर? अब यहाँ पे देखिए जब भी du, whenever du of a compound is greater than or equal to 4, there is strong possibility of benzene ring. Strong possibility of benzene ring in the compound. There is strong possibility of benzene ring in the compound. इसका मतलब यहाँ पे du, क्योंकि बेंजीन रिंग का du कितना होता है अभी बताया था मैंने आपको, कितना होता है बेंजीन रिंग का du? 4 होता है, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग। तो यहाँ पे du 5 आ रहा है, इसका मतलब 1 आपका क्या होगा? 1 तो आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, राइट? 1 तो आपने बेंजीन रिंग बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप? COOH बनाया, तो COH अभी 4 तो आपका du कितना हो गया बेंजीन रिंग के अंदर? du कितना हो गया? 4। एक और डबल बॉन्ड आपको बनाना है, तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर बनाएंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज विच इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? COH। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? C6H5COH का इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे आप ड्यू देख सकते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग। डबल Four. बॉन्ड कितने हो गए? 3 + 1 4 प्लस रिंग 5 हो गया, तो ड्यू सेटिस्फाई हो रहा है इसका। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका कैसा हो जाएगा? बेंजोइक एसिड का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? C6H5COH इज बेंजोइक एसिड। बताइए क्लियर है? कोई डाउट है? सर हम्म, किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं 2 से ज्यादा बेंजीन। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, molecular formula and you have to calculate du. Molecular formula and du. C4H10, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है? चैट में लिखना है, एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? All of you calculate du of these compounds. बताइए क्या du निकाला फर्स्ट? फर्स्ट का क्या du आ गया? 0. 0। दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड C4H10, तो du 0 आएगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 + 1 - 6/2,
कितना आ Two. गया 2/3 3. 4 + 1 - 4/2 कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट बताइए 4. 4. 4. हाँ C6H6 बेंजीन है दिस इज 4 C3H6O 1. 1. ओके यहाँ पे 1 आ रहा है करेक्ट। नेक्स्ट 1. 1. 3 + 1 - 3/2 - 3/2 दैट इज 1 C3H5N कितना आ रहा है 1. नहीं 1 नहीं आएगा 3 + 1 2. - 5/2 + 2. 1/2 करेंगे ना +1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 2. 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस फॉर्मूला नोट दिस फॉर्मूला Done, sir. C3H7NO 8 में कितना आ रहा है 3 + 1 - 7/2 + 1/2 1 1. C3H4NOCl 3 + 1 - 4/2 + 1/2 - 1/2 2 नेक्स्ट Sir, 7/2 ना? इधर 7/2 So हाँ C3H7O. हाँ यहाँ पे 7/2 3 + 1 - 7/2 राइट करेक्ट +1/2 - 1/2 तो इसका पॉइंट पर आएगा ना सर? ऑक्सीजन तो नहीं लेना है ना हमें 1 मिनट C3 हाँ 0.5 नहीं हो सकता आप इसको ऐसा कर लीजिए 0.5 तो नहीं हो सकता ना डी 0.5 का हाँ. मतलब क्या है इसको 4 कर लीजिए आप ठीक है हाँ अभी बताइए कितना आएगा 3 + 1 - 4/2 + 1/2 - 1/2 ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे 4 कर लीजिए आप 0.5 तो आ नहीं सकता है सर 0.5 क्यों हाँ नहीं आ सकता? 0.5 का मतलब क्या होगा वन हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से आप कोई डबल बॉन्ड बना सकते हो मिनिमम 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए ना हाँ. 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तभी तो आप डबल बॉन्ड बना पाओगे 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से 1 डबल बॉन्ड बनता है यस सर. नेक्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ पे 2. डी डायरेक्ट निकाल सकते हो नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2. प्लस रिंग 2 या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है हाउ मेनी कार्बन आर देयर 6 हाइड्रोजन कितने हैं C6H4. H4 नहीं होगा हाइड्रोजन इधर कितने होंगे 2 तो H10. टू ईच कार्बन देयर शुड बी 4 बॉन्ड्स 10. तो H कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे बात समझ में आ रहा है या नहीं 6 + 1 - 10/2 तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इज इट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. तो हिडन हाइड्रोजन काउंट होना आपको आना चाहिए इस तरह से यू कैन राइट लाइक दिस तो अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे नेक्स्ट इज 12 अगर सपोज मान लिया इस तरह से कंपाउंड बेंजीन में 1 कार्बन को हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था Pyridine. दिस इज पायरिडीन ओके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका C5H5N हाउ मेनी हिडन हाइड्रोजन आर देयर टू ईच कार्बन 1. 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं 1 हाइड्रोजन होंगे टू ईच कार्बन टोटल 5 हाइड्रोजन C5H5N तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग कितने हैं pyridine में 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग जस्ट लाइक बेंजीन 4 और बाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप 5 + 1 - 5/2 + 1/2 यहाँ से भी कितना आएगा 4. 4 आएगा बात समझ में आ रहा है या नहीं Yes, sir. Yes, sir. सपोज आपने इस तरह से कंपाउंड लिया तो इसका डी कितना आएगा
Calculate by using molecular formula. Molecular formula. Calculate by using molecular formula. सर सब पे कार्बन है ना? कहाँ पे? हाँ, each edges represent carbon, बताया था मैंने आपको. Each edges represent carbon. And hydrogens are hidden. यहाँ पे molecular formula क्या हो जाएगा? How many corners are there? 8. C8 and to each corner one hydrogen, right? C8H8. बताइए, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? Yes, sir. ओके, C8H8 हो गया, तो इसका क्या बन जाएगा आपका? 8 + 1 - 8/2, दैट इज ड्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए. दिस इज क्यूबेन, Sir. इसको बोलते हैं क्यूबेन. दिस इज प्रिज्मेन. हाँ, सर अगर वो 13th वाले में हम लोग रिंग्स को देख के निकालना चाहे डी हाँ. तो कैसे करेंगे? हाँ, तो रिंग में इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग. दैट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल. वो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था. बेसिकली जब आप फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा. बट अगर मान लिया सपोज उसको, जो हमने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग बताया था ना, वो मैंने रफली आपको बताया था कि मोस्टली वो करेक्ट हो जाता है. जैसे यहाँ पे वो करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे रिंग्स देखें तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 रिंग्स. 6 आएंगे ना, तो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ओके. अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको इनकरेक्ट नहीं आएगा कभी भी. बट रफली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग इज डी, तो हम लोग रफली बोल देते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस डी, बट नॉट ऑलवेज. ओके, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, राइट? ये एक्सेप्शन हो गया 13 वाला. फॉर्मूले से जाएंगे तो आप 4. तो 14 में क्या फॉर्मूला निकाला? C6H6. C6H6. ओके, 6 + 1 - 6/2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सर मॉलिक्यूलर अब फॉर्मूला मैंने, निकाला तो डेफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं ना? डेफिशिएंसी से फॉर्मूला नहीं लगा तो भी. हाँ, निकाल सकते हैं ना. तो जैसे यहाँ पे इसका फुल्ली सैचुरेटेड वर्जन क्या होगा? C6H6 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 12 + 2 14. तो कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी? 14 - 6, 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है. 8/2 कर देंगे तो 4 पेयर्स. 1 पेयर से 1 डबल बॉन्ड आता है, तो 4 पेयर से आपके कितने हो जाएंगे? 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी. करेक्ट. वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग है. सर 14 में कार्बन 7. कार्बन 7 किधर है? 1 2 3 4 5 6. ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना, ये 3D है बेटा, प्रिज्म है. प्रिज्म आपको पता है, ये 3D है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. प्रिज्म है, प्रिज्म टाइप का. प्रिज्म में इंटरसेक्ट थोड़ी करता है ये. अभी समझ में आया या नहीं? यस सर. ये 3D कंपाउंड है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे आपने ये भी काउंट कर लिया होगा. बात समझ में आ रहा है? यस सर. क्लियर हो गया? हाँ, वो ऊपर है बेटा. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन क्या होता है डीयू का. डीयू का एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स, राइट? तो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structure, different structural formula, right? अब इस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि डीओ जो मैंने अभी यहाँ पे हम लोगों ने सीखा डीओ कैलकुलेट करना, तो उसका एप्लीकेशन क्या है. जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10, तो आपका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए डीयू निकालते हैं. तो डीयू कितना आएगा इसका? 5 + 1 - 10/2. डीयू कितना आ गया? 1. Now du1, what does it indicate? Presence of one double bond or presence of one ring. मतलब आपके कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड या 1 रिंग हो सकते हैं. बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए. यस सर. यस सर. अब केस 1 लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड का. मतलब डबल बॉन्ड अगर हम लोग कंपाउंड के अंदर रखते हैं तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 कार्बन का एक चेन ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन ले लिया, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड रख दिया, जिसको क्या बोलते हैं? पेंट 1 इन.
पेंट 1 इन 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने आईपीएससी पढ़ा होगा। इसके आगे जब हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो कैसे नेमिंग करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए डीयू का क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता रहा। पेंट 1 इन समझ में आ रहा है क्योंकि 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, पेंट 1 इन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो C5H10 बट आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, क्या आप कोई और इस तरह सोच सकते हैं या नहीं? अगर हमने 2 नंबर पे डबल बॉन्ड रख दिया तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? बताइए, नो सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा या नहीं? तो पेंट 1 इन एक पॉसिबिलिटी हो गया, पेंट 2 इन दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीस टू कंपाउंड्स? दे आर आइसोमर्स बिकॉज़ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट में डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, सेकंड में डबल बॉन्ड 2 नंबर पे। तो पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन ये आपका 2 आइसोमर्स बन गए। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये तो हमने 5 नंबर कार्बन का चेन ले लिया, 4 कार्बन का चेन ले सकते हैं आप, और एक कार्बन को आप ब्रांचिंग में डाल सकते हैं इस तरह से। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 नंबर पे ये जो आपका ग्रुप है इसको मिथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो 3 मिथाइल ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 नंबर पे, 3 मिथाइल ब्यूट 1। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H10 हो गया। इट इज आल्सो आइसोमर। तो 4 कार्बन में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डबल बॉन्ड आप बीच में रख दें, ये भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे आप? 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लगाए। बात समझ में आ रहा है या नहीं? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन बोलेंगे। तो 4 आइसोमर्स यहाँ पे आ गए हमारे पास डबल बॉन्ड करने के, 1 डबल बॉन्ड करने के, मतलब C5H10 के 4 आइसोमर्स आ रहे हैं। ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज। हाँ बोलो। सर इसको 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन नहीं बोल सकते क्या? नहीं, 3 मिथाइल नहीं बोल सकते, वो लोएस्ट लोकेंट होता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग देना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग देना होता है, मतलब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे आए, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर आपने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया होता तो 3 नंबर पे जाता, और राइट टू लेफ्ट किया तो 2 नंबर पे जा रहा है, तो 2 नंबर वाला करेक्ट है, आईपीएससी का रूल होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। ओके, तो 4 पॉसिबिलिटी इधर हो गए। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर हमने इस तरह से कर दिया, ये भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो अभी प्रेजेंट कितने केसेस हो गए डबल बॉन्ड के? बताओ, डबल बॉन्ड के कितने केसेस हो गए टोटल? 5। डबल बॉन्ड के कितने केस हो गए? 5 केस हो गए। ठीक है, अब रिंग वाले केस ले लेते हैं। क्या रिंग बना के भी आप C5H10 फॉर्मूला सेटिस्फाई करा सकते हैं? रिंग बना के इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H10 होगा। तो ये भी एक आइसोमर है या नहीं? C5H10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। ये असाइक्लिक कंपाउंड्स थे, ये सारे असाइक्लिक कंपाउंड थे। ये कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर? तो केस 1 में हमने क्या लिया था? असाइक्लिक कंपाउंड लिया था, और केस 2 में क्या ले रहे हैं हम लोग? साइक्लिक कंपाउंड्स ले रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 हो बट आपका डीयू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 हो बट आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो? कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 5। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 3। बॉन्ड बनाए तो 3 यहाँ पे होंगे, और इधर हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। टू ईच कार्बन देयर शुड बी 4 बॉन्ड्स। बताइए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका? C5H10 है। यस। क्लियर? तो ये भी आपका एक आइसोमर बन जाएगा। क्या आप 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बना सकते हैं? 3 मेंबर्ड रिंग बना दिया, एक 5 मेंबर्ड हो गया, 4 मेंबर्ड हो गया, 3 मेंबर्ड बना दिया और 2 कार्बन को बाहर रख दिया। ऐसे भी बना सकते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, C5H10 होगा या नहीं? यस सर।
इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 आ रहा है। क्लियर? हाइड्रोजन हिडन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को हमें दिखाना नहीं होता है, दैट इज अंडरस्टूड। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बताया था मैंने आपको। बात समझ में आ रहा है या नहीं? यस Yes, sir. नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बताइए और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? आंसर नहीं आ रहा है। कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? एक 5 मेंबर रिंग बना दिया, एक 4 मेंबर रिंग बना दिया और 3 आपके 3 मेंबर रिंग आ गए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए? साइक्लिक में कितने पॉसिबिलिटी हो गए? 1 2 3 4 5 5 पॉसिबिलिटी साइक्लिक में हो गए। और असाइक्लिक में कितने पॉसिबिलिटी हो गए? तो 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 10 आइसोमर। तो आंसर आपका आएगा 10। क्लियर है? तो डीयू की हेल्प से हमने क्या दिखा? सबसे पहले हमने क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H10, तो हमने डीयू निकाला। डीयू निकाल के पता चला कि आपकी 1 आ रहा था। डीयू 1 रिप्रेजेंट्स, डीयू 1 इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग इन द कंपाउंड। तो 1 डबल बॉन्ड में 5 डिफरेंट केसेस आए। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने चेंज करके 5 डिफरेंट केसेस बनाए। एक बार हमने 5 कार्बन की चेन लिए, दूसरी बार हमने 4 कार्बन की चेन ली। 5 केसेस इधर आए और रिंग में भी आपके 5 केसेस आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 10 हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एप्लीकेशन ऑफ डीयू समझ में आ गया सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। कॉपी कर रहे हैं या नोट्स से कॉपी करते हैं? जब पीडीएफ भेजता हूं उसके बाद। पीडीएफ से। ओके ठीक है, तो कंटिन्यू सर करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर सर, 1 मिनट। हाँ बताइए क्या हाँ प्रॉब्लम है? सर, कंटिन्यू सर। ओके, अब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम था, तो अब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, ये तो अभी आपका बेसिक्स चल रहा था। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डेली जो है लाखों में कंपाउंड नए नए डिस्कवर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है यूएस में या फिर पेरिस में किसी साइंटिस्ट ने एक नया कंपाउंड डिस्कवर कर लिया होगा। तो डेली नए नए कंपाउंड डिस्कवर होते हैं, तो इसका मतलब कुछ एक रूल होना चाहिए कि अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नेम्स होने चाहिए। नेम होने चाहिए नहीं? अगर नेम नहीं होगा तो हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कंपाउंड कौन सा है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कुछ रूल्स बनाए उसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए कुछ देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी हैव टू स्टडी। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो आईयूपीएसी नेमिंग के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC naming of any organic compound contains basically 3 parts. First one is prefix plus word root plus suffix. Prefix plus word root plus suffix. वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मेन चेन। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? वर्ड रूट ये बताता है। सफिक्स क्या बताता है? सफिक्स बताता है आपका स्टेट ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। स्टेट ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। स्टेट ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? कि वेदर आपका कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या फिर नहीं। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है,
तो उसको अनसेचुरेटेड बोलेंगे, और वहां पे इन या आइन सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर एन यूज करते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। बताइए सभी स्टूडेंट ने पढ़ा या नहीं? Yes, sir. प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें नॉलेज देता है। प्रीफिक्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें नॉलेज देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके हम लोग इसको क्लियरली समझते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH3, और यहाँ पे हमने एक CH3 लगा दिया। तो इस जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला वर्क होता है मेन चेन सेलेक्ट करना। मेन चेन सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि मेन चेन वो होता है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस कंपाउंड में कंटिन्यूटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? कंटिन्यूअस हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3। तो इस 3 कार्बन का जो आपका चेन है इसको बोलते हैं मेन चेन, और जितने भी कार्बन इस मेन चेन से बाहर जा रहे हैं उसको बोलते हैं साइड चेन। तो 1 कार्बन क्या हो गया? कंटिन्यूटी में नहीं है, ये 1 कार्बन मेन चेन से बाहर जा रहा है, तो इसको साइड चेन बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं केमिस्ट्री में, सब्स्टिट्यूएंट। और 1 कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल बोलते हैं। सो दिस इज मिथाइल। ओके, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स क्या आएगा? प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन कौन सी है? कौन से पोजीशन पे मिथाइल अटैच है? 2 नंबर पे, 2 मिथाइल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। लाइक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, 2 कार्बन के लिए होता है ईथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, राइट, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए होता है हेप, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्ट। ये पढ़ा है या नहीं 10th क्लास में? तो यहाँ पे बताइए वर्ड रूट क्या आएगा? प्रोपेन। वर्ड आएगा, वर्ड रूट आएगा प्रोप, ठीक है। देन इसके बाद वर्ड रूट आपका क्या आ जाएगा? प्रोप। प्रोप इज वर्ड रूट। एंड इसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स। सफिक्स ये बताएगा क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए एन वर्ड यूज करते हैं, एल्केन। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो इस कंपाउंड में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? प्रोपेन। सो दिस इज द कंप्लीट और IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2-मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और अगर इसका हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे? क्या इस तरह से लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला? यस सर। वर्ड रूट क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉप हो गया। सफिक्स क्या हो गया? सफिक्स इज एन एंड प्रीफिक्स इन दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल। सर हाँ बताइए। ये कंपाउंड को आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं ना? हाँ, ये आपका आइसोब्यूटेन, दिस इज कॉमन नेम। मतलब हर कंपाउंड के 2 नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और दूसरा होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होता है? ओल्डन डेज में जो नेम यूज किया था उसको कॉमन नेम बोलते हैं। जब IUPAC ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था उससे पहले, तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इज द ओल्ड नेम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है IUPAC नेम तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे कॉमन नेम पूछ रहा है जो ओल्डन डेज में यूज किया था बिफोर IUPAC ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और सर तो अगर ईच जैसे कुछ कंपाउंड है। स्पेसिफाई, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो IUPAC ही नहीं नहीं, बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, आपको स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। बात समझ में आ गई? तो सफिक्स के लिए अगर हम बात करें तो सफिक्स, अगर कोई सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो सफिक्स एन यूज करते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए आइन यूज करेंगे, राइट। और प्रीफिक्स की अगर बारे में हम लोग बात करें, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1।
तो अगर 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप देखें तो क्या बनेगा, 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल। C1H3 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मिथाइल। तो आप देखें यहाँ पे प्रीफिक्स में लास्ट में हमेशा YL आता है, ये रूल है यूपीएससी का, कोई भी प्रीफिक्स हो उसके लास्ट में YL आएगा। 2 कार्बन का क्या बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बताइए एल्काइल फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H5, इसको क्या बोलेंगे, ईथ प्लस YL, इथाइल। इथाइल। 3 कार्बन का क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोपाइल। 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 इसको देखो शॉर्ट में इसको ME भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ME लिखा होता है और इसको शॉर्ट में ET लिखते हैं, ET मींस इथाइल, और इसको PR बोलते हैं, प्रोपाइल। तो शॉर्ट में कभी कभी ऐसा भी बोलता है MEETPR, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यस सर। तो ये जो मैंने अभी कंपाउंड लिया, मैंने आपको बताया कि आईपीएससी नेमिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है, जिसमें आपका कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है। जैसे इस कंपाउंड में अगर देखें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई साइक्लिक वगैरह चेन नहीं है। तो सिंपल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बेसिकली उसके आईपीएससी नेमिंग के 5 पार्ट्स होते हैं। आईपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 5 पार्ट्स होते हैं। तो 5 पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन दीस 3 पार्ट। प्रीफिक्स को अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट तो आपको मैंने बता दिया, सफिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका मतलब अगर आईयूपीएससी नेमिंग किसी कंपाउंड का लिखना है तो टोटल कितने पार्ट होंगे, आईयूपीएससी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑफ 5 पार्ट्स, और ये 5 पार्ट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इन द केस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रो कंपाउंड, राइट, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो मेन चेन से बाहर जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज करते हैं अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो, ओनली यूज्ड when compound is, or only used for cyclic compounds, for cyclic compounds। और इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो, जैसे इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंटेन आएगा। तो साइक्लो इसके लिए क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। बात समझ में आ रहा है, तो साइक्लो वर्ड का भी यूज करेंगे when the compound is cyclic, is it clear। प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है कंपाउंड के अंदर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। प्लस क्या आएगा, वर्ड रूट के बाद क्या आएगा आपका, प्राइमरी सफिक्स आएगा। वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स बताता है स्टेट ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, दैट इज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में बताते हैं प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट आएगा लास्ट, लास्ट इज सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। ये तभी यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप आपका कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप का मतलब लाइक COH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, एमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को। तो आईपीएससी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कंटेन 5 पार्ट्स,
secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix and secondary suffix, and you have to write in this order. Clear है? Yes, sir. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लिया इस टाइप का आपका कंपाउंड है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और सभी टर्म्स को यहाँ पे समझते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है. तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें, इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, OH को बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. तो इस कंपाउंड में टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर व्हिच आर कंटीन्यूअस? 4 कार्बन एटम्स आर देयर कंटीन्यूअस. तो मेन चेन जो हो गया, ये मेन चेन हो गया. मेन चेन होता है जो कंटिन्यूटी में जितने कार्बन है, तो मेन चेन हो गया. और मेन चेन से जो बाहर जा रहा है, ये Cl मेन चेन में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे. और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? Cl के लिए क्लोरो बोलते हैं, Br के लिए ब्रोमो बोलते हैं, I के लिए आयोडो बोलते हैं, F के लिए फ्लोरो बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो हो जाएगा. अब इस कंपाउंड का आपको नेम लिखना है. सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे. प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी है? कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? 3 पोजीशन, 3 क्लोरो. अब हमने 3 क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है ये आईपीएससी का रूल होता है कि हमें नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करना होता है, कि बिकॉज फंक्शन ग्रुप्स आर द मोस्ट रिएक्टिव साइट. तो जो मोस्ट रिएक्टिव साइट होते हैं वहीं से आपको नंबरिंग करना होता है. तो 1 2 3 3 नंबर पे आपका क्लोरो आएगा. वी डोंट हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम क्लोरो बिकॉज दैट इज लेस रिएक्टिव. बात समझ में आ रहा है? तो 3 क्लोरो ये आपका हो गया. 3 क्लोरो क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया. देन इसके बाद क्या करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स के बाद इज दिस साइक्लिक? तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो. बात समझ में आ रहा है या नहीं? ये आपका हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया. सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 3 क्लोरो. साइक्लो क्या हो गया आपका? प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया. अब हम लोग वर्ड रूट लगाएंगे. तो वर्ड रूट कितने कार्बन मेन चेन में आए? ब्रोमो 4 कार्बन. ब्यूट. तो ये आपका हो गया वर्ड रूट. वर्ड रूट हो गया ब्यूट. देन इसके बाद इज देयर एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड? नो. नो. तो इसको बोलेंगे एन वर्ड रूट. सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन. प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका? फंक्शनल ग्रुप का नेम हम लोग लास्ट में लिखते हैं. और फंक्शनल ग्रुप OH के लिए जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, OL ऑल. ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका OL क्या हो गया? ऑल क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया. तो इस तरह से हमने कंबाइन करके इसका नेम लिख लिया. तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लो 3 क्लोरो. करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 क्लोरो साइक्लो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल. और यहाँ पे देखिए 2 वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखते हैं. जैसे यहाँ पे E एंड O दोनों ही वॉवेल है, तो यहाँ से E को हम लोग हटा देते हैं. दिस इज IUPAC रूल, राइट? E एंड O एक साथ आ रहे हैं तो E को हटा देते हैं. सो दिस इज करेक्ट IUPAC नेम 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ब्यूटेनॉल बोला तो भी नहीं चलेगा क्योंकि 1 को तो इग्नोर कर सकते हैं ना. ब्यूटेन 1 ऑल बोलेंगे. ठीक है. 1 पोजीशन लिखना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. अभी बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? यस सर. Yes, sir. हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? यस सर. यस सर. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं.
अब मैंने ये आपको बताया कि मेन चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स जो आईयूपीएसी ने बताया, तो रूल्स को सबसे पहले लिखना है। रूल ऑफ मेन चेन सिलेक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन, HC मींस हाइड्रोकार्बन। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट तो प्रेफरेंस देते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मेन चेन मस्ट हैव लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड प्रेफरेंस देते हैं मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। एंड थर्ड प्रेफरेंस इज मेन चेन शुड हैव, थर्ड प्रेफरेंस इज नंबरिंग रूल। मतलब हम लोग नंबरिंग किस तरह से करते हैं उसको हम लोग थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। नंबरिंग रूल इन द सेंस पोजीशन ऑफ लोकेंट, इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड लास्ट प्रेफरेंस देते हैं अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। दिस इज रूल ऑफ आईयूपीएससी, अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH CH2 CH3। इस कंपाउंड को बॉन्ड टाइम फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को या नहीं? यस बताइए, क्लियर है? अब इसमें बताइए कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 4। कंटिन्यूटी में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। तो मेन Four. चेन में कितने कार्बन हो गए? 4। 4 1 2 3। अब यहाँ पे हम लोग ये 4 कार्बन हो गए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और नंबरिंग हमें किधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किया है तो मिथाइल को, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये तो आपका मेन चेन हो गया, और जो मेन चेन से बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन का जिसको मिथाइल बोलते हैं। तो अगर आपने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी नंबरिंग मिलेगी? 2 नंबर। अगर किसी स्टूडेंट ने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया होता तो क्या वो करेक्ट होता? सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता। बट रूल ये है, लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। जैसे यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप से नंबरिंग किया लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग किया है तो इस कंपाउंड का नेम क्या आएगा बताइए? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है? 2। 2 अगर किसी स्टूडेंट ने सेम कंपाउंड को इस तरह से नंबरिंग किया होता, अगर नंबरिंग इस तरह से किया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा बताइए? 3 मिथाइल 3 methyl ब्यूटेन। Now the question is which is correct, left to right numbering or right to left? तो left यहाँ to पे right. जो Left to पोजीशन right. ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 नंबर आ रहा है। तो आईयूपीएसी का रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, सर लोकेंट मींस? लोकेंट मीन्स अभी बताऊंगा मैं। लोकेंट आपको नंबर्स बताते हैं, डिजिट्स। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं। लोकेंट का मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, राइट? तो लोएस्ट लोकेंट रूल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नंबर। लोएस्ट लोकेंट रूल मींस सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। You can do numbering from left to right to left, top to bottom, bottom to top, bottom to right, bottom to left, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। बट द रूल इज सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट मिनिमम नंबरिंग। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे बताइए मेन चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 6. अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से किया है तो ये मेन चेन नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूल क्या है? मेन चेन कौन सा लेते हैं हम लोग? विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये मेन चेन लिया तो 4 कार्बन आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 4 से ज्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं मेन चेन अगर आपने इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे बताइए, इस तरह से मेन चेन लिए तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो मेन चेन सिलेक्ट करना सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो जो मैंने हाईलाइट किया ये मेन चेन हो गया, और जो मेन चेन से बाहर जा रहा है, मेन चेन से जो बाहर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इस सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 3 methyl 3 देन हेक्स आपका वर्ड रूट हो जाएगा 6 कार्बन के लिए, देयर इज नो डबल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा। 3 मिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? yes Yes, sir. अब देखो एक स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये नंबरिंग करेक्ट होगा? no यहाँ पे बताइए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी आएगी, 4 नंबर। 4 और मैंने जो किया है वो 3 नंबर किया, तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, इस तरह से भी स्टूडेंट कर सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नंबर ज्यादा आ रही है तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, दिस इज रॉन्ग, सेकंड वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लोएस्ट लोकेंट रूल? yes ओके, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका कंपाउंड इस तरह से CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब इस कंपाउंड ये आपका क्या है, दिस इज molecular formula of this compound, not molecular formula, this is expanded formula of this compound। अगर हम लोग इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाए तो इस तरह से बनेगा, बताइए विच इज इजियर टू ड्रॉ, दिस वन और दिस, bond Second length one? formula बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्यों बनाते हैं, बात समझ में आ गया सब स्टूडेंट को, बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है, बना सकते हैं या नहीं ना? यहाँ पे Yes, sir. बताइए कि इसका मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे कंटिन्यूअस, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 5 एटम इन कंटिन्यूटी 5 5 कार्बन है। तो मेन चेन हो गया, और मेन चेन से जो भी बाहर जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर वी हैव टू नंबरिंग किस तरह से करें हम लोग, लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं लोकेंट, लोकेंट की पोजीशन क्या आएगी, 2 नंबर 4 नंबर 4 नंबर। बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को या नहीं? yes yes अगर राइट टू लेफ्ट किया है तो पोजीशन ऑफ लोकेंट क्या होगी, अगर किसी स्टूडेंट ने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट की 2 पोजीशन क्या आती है, 4 2 4। अब इस टाइप के सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट देखते हैं, फर्स्ट डिजिट तो सेम है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट 4 है और इधर 2 है, लेफ्ट टू राइट करने पे 4 आता है, राइट टू लेफ्ट करने पे 2 आ रहा है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, R2N तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेक्ट होगा, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है बात, अकॉर्डिंग टू Yes, लोएस्ट लोकेंट। और अगर सेकंड डिजिट भी सेम हो जाता तो क्या करते, थर्ड डिजिट पे आते, और थर्ड डिजिट भी सेम हो जाता तो फोर्थ डिजिट पे आते, इफ इट कंटेन्स 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, देन सेकंड डिजिट देखते हैं, सेकंड डिजिट सेम हो गया तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड डिजिट सेम हो गया तो फोर्थ पे आएंगे। सर्वेश क्या प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हाँ सर्वेश क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो बताइए इसका नेम क्या होगा, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे,
कौन कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 2,2,4। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल्स कितने हैं? डाइमिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल है और मेन चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? सर हाँ सर 2,2 डाइमिथाइल 4 मिथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते क्या? नहीं, क्योंकि सभी मिथाइल है ना, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं और ट्राई मिथाइल लिख लेते हैं। नंबर्स एक साथ ही उनको बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नहीं करेंगे, एक ही बार में सभी सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते तो फिर हम लोग उसको ब्रेक करके लिखते। फिर बात समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट कंपाउंड में बताइए, हाउ मेनी मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन कंटिन्यूस? 5 कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करने के दो तरीके हैं, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग करना है। स्टूडेंट किधर से भी नंबरिंग कर सकता है, लेफ्ट टू राइट भी कर सकता है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है, बट द क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। तो अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी नंबरिंग मिल रही है? ब्रोमो एंड, यहाँ पे ब्रोमो एंड क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी नंबरिंग मिलेगी? 2 एंड 4। अगर किसी स्टूडेंट ने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी नंबरिंग मिलेगी? 2 and 4 2 एंड 4, यहाँ पे भी नंबरिंग मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा करेक्ट होगा? तो जब आपके लोकेंट सेम हो जाए, सी यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रूल मैंने लिखवाया आपको, जब आपके पोजीशन ऑफ लोकेंट सेम हो जाए तो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम नंबरिंग देना है, बट ये तभी करेंगे जब लोकेंट सेम हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके लिखेंगे, व्हेन लोकेंट्स आर सेम alphabetical seniority is preferred। मतलब यहाँ पे दोनों ही केस में लोकेंट सेम हो गए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी लोकेंट सेम आ रहा है, राइट टू लेफ्ट भी लोकेंट सेम आ रहा है। तो ब्रोमो एंड क्लोरो फर्स्ट 2 नंबर, यहाँ पे Br को ब्रोमो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है B एंड C, तो इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ब्रोमो, बी पहले आएगा, तो इसका मतलब ब्रोमो को कम नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, देन इसके बाद 4 नंबर पे क्लोरो है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। पेंटेन। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बट हम लोग अल्फाबेटिकल सीनियरिटी कब देखते हैं? जब आपके लोकेंट सेम हो जाए। बताइए इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? 2,4 ब्रोमो 5 क्लोरो। तो यहाँ पे नंबरिंग मेन चेन तो ये हो जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? बताइए। लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट करने पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आएगी? 2, 3, 5 आएगी। अगर लेफ्ट टू राइट करते तो क्या पोजीशन आती? 2, 4, 4,5। 2, 4, 5। तो फर्स्ट डिजिट तो सेम है, सेकंड डिजिट किसका मिनिमम है? वही हम लोग प्रिफर करेंगे। बात समझ में आया? राइट टू लेफ्ट क्यों लिया? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या राइट टू लेफ्ट क्यों लिया? Yes, sir. बताओ समझ में आया या नहीं? अब बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा? तो राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग कर दिया, बट हम लोग जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा। IUPAC नंबरिंग तो कर दिया हमने, जब हम लोग लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे या क्लोरो लिखेंगे? आंसर है ब्रोमो पहले लिखेंगे। तो ब्रोमो का नंबर क्या है? 3,5 पे ब्रोमो अटैच है, डाइब्रोमो। डाइब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को प्रॉब्लम है?
बताइए इस कंपाउंड का क्या नेम होगा? टू इथेन 2, फोर 3 डाइमिथाइल पेंटेन। हाँ, एक और स्टूडेंट कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे आप बताइए? 2, 3 डाइमिथाइल नहीं नहीं, आप पेंटेन। हाँ, हो गया ओके। एक और स्टूडेंट कुछ बोल रहा था, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, ठीक है? टू क्या बोलेंगे आप इथाइल बताइए? टू टू इथाइल, इथाइल थ्री मिथाइल हाँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? इसके पहले जो स्टूडेंट ने बोला था वो करेक्ट था, ठीक है? क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, इसको जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। क्या C2H5 को हम लोग CH2CH3 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए? लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। लिख सकते हैं ना? अब इससे बताइए, मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? 4 कार्बन का होगा या 5 कार्बन का होगा? 5। 5 कार्बन का होगा, तो ब्यूटेन तो गलत बोल दिया, फिर तो आप गलत हो गए। बात समझ में आया या नहीं? तो जब भी इस तरह से इथाइल दिया हो तो इसको एक्सपेंड करके पहले देखना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन लॉन्ग कंटिन्यूटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंटिन्यूटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंटिन्यूटी इज नॉट 4। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि आप लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट चेन ही बनाए। मेन चेन जिगजैग भी हो सकता है आपका। बात समझ में आया? मेन चेन जिगजैग भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस। नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। अब बताइए इसका नेम क्या होगा? यूपीएससी नेम, ऑल ऑफ यू सभी लोग नोट्स लेके बैठे हुए हैं? हाँ, नोट्स में बनाइए और इसके बाद बताइए क्या आंसर आएगा इसका। व्हाट विल करेक्ट यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? So first of all, select main chain. Main chain which contains maximum number of carbon atoms. Maximum number of carbon atoms की main chain select करेंगे। Maximum number of carbon atoms. आपका main chain zigzag भी हो सकता है, main chain कैसा भी ले सकते हैं। तो main chain में कितने कार्बन आ रहे हैं बताइए? 7. हाँ, 7 कार्बन आएंगे। सभी स्टूडेंट ने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया? बताइए जल्दी से, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया क्या? आंसर नहीं आ रहा है? यस सर। ये आपका मेन चेन हो गया। अब मेन चेन से जो भी बाहर जा रहे हैं वो सभी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे बताइए? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? जल्दी से बताइए। 4 सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें से 2 मिथाइल है और 2 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, राइट? अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करना है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। अब बॉटम टू टॉप क्यों नहीं किया इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं इसको कंपेयर करके बता दूंगा आपको। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले देखिए, अब हमने नंबरिंग तो कर लिया। सर 1 मिनट वेट, हाँ 1 मिनट। नंबरिंग तो हमने कर लिया। अब इथाइल, एक 2 इथाइल है 2 मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि इथाइल आपका ई आपका पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नेम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। 7 कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है? हेप, क्योंकि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन होगा, और यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा। 3,4 डाइथाइल, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखा है, किसमें देखा है? ई और एम में देखा है। तो ई पहले आ रहा है इसलिए हमने इथाइल को पहले लिखा। हाँ, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर हम लोग ने वो इथाइल की तरफ से क्यों नहीं चेंज चालू किया डायरेक्ट? मतलब जो लेफ्ट साइड में इथाइल है उधर से लेके 7 जिधर लिखा है उधर तक। यहाँ से, हाँ यहाँ हाँ से बोल रहे सर। हो?
ठीक है, एक बार 1 मिनट उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उधर से क्यों नहीं किया बताता हूँ, 1 मिनट। इधर से करना है ऐसा। हेलो, हाँ सर। ऐसे इस तरह से बोल रहे हो आप करने के लिए? यस सर। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से करना है, यहाँ से करना है, ऐसा ही हाँ बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 7 कार्बन आ रहे हैं, उधर भी 7 कार्बन, दैट इज नाउ यू हैव टू सी पोजीशन ऑफ लोकेंट। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ लोकेंट क्या क्या आएगा, एक बार इसको हम लोग क्या कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आप कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं इसमें, काउंट द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं? 3 3 सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने जो सेलेक्ट किया इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे? 4 4 4। सब्स्टिट्यूएंट। तो आईयूपीएसी का रूल है, सबसे पहला रूल क्या है, इधर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद मेन चेन वो सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो। मेन चेन वो सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो 4 कार्बन वाली मेन 4 सब्स्टिट्यूएंट वाली मेन चेन सेलेक्ट करेंगे या 3 सब्स्टिट्यूएंट वाली मेन चेन सेलेक्ट करेंगे? 4। 4 सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आ गया? तो ये रूल आपको फॉलो करना है जो आईयूपीएसी ने बनाया है। मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आफ्टर दैट मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं करेक्ट होगा, सेकंड वाला क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये लेस सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से हमने क्या किया, इसको इनकरेक्ट बोल दिया है। सर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ज्यादा ब्रांच्ड भी नहीं होने चाहिए ना? ब्रांच्ड पे नहीं होनी चाहिए मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, ब्रांच्ड हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, ठीक है। ओके। सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग, क्योंकि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, उनको हम लोग लीनियर नहीं ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच हो सकता है, दैट हैज नो प्रॉब्लम, ओके। बट सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होने चाहिए, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए मेन चेन के अंदर। आपको मेन चेन वो सेलेक्ट करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं, क्लियर है? ब्रांच हो सकते हैं, यस सर। ब्रांचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका कंपाउंड इस तरह से है, अब बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? What will be IUPAC name of this compound? All of you try this.
सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 8 कार्बन है, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, बताइए क्या नेम लिखा इसका? मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। बताइए मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? हाउ मेनी 8 कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन? यस, तो मेन चेन 8 आपने ये सेलेक्ट कर लिया होगा। आई होप यही सेलेक्ट किया होगा आपने। हाँ मेन चेन यस मस्ट सर कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोला मैंने फिर से? मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आल्सो। तो अगर इस तरह से लेंगे आप, और मैंने ये भी बताया कि मेन चेन जिगजैग भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में हो मेन चेन, बट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलने चाहिए। तो इस तरह से लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे बताइए कितने सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे टोटल जो आपके मेन चेन से बाहर जा रहे हैं, वो सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स 6 आर देयर इन दिस कंपाउंड? 7 7 हाँ, 7 है। ओके, तो इसमें से कुछ सर मिथाइल है और कुछ 8 इथाइल है। है। हाँ, जितने भी होंगे आप काउंट कर लो इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। तो काउंट तो कर ही सकते हो आप। अब इसमें क्या करना है, मेन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया 8 कार्बन का। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग भी मैंने कर दिया। अब करना क्या है आपको, पहले इथाइल लिखेंगे या फिर मिथाइल लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम। इथाइल। पहले इथाइल इथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो इथाइल की पोजीशन कौन कौन से नंबर पे है? 3,3,6 3 ठीक है, सी द पोजीशन ऑफ इथाइल 3,3,6, एक 6 नंबर पे है। उसके बाद हम लोग मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पे है? 2,2,6,7,7। 7 और हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स एंड नंबर्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, और नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, नंबर और डिजिट, नंबर एंड अल्फाबेट के बीच में डैश लगाते हैं, नंबर एंड नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कितने मिथाइल है? 5, तो पेंटा मिथाइल बोलेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ऑक्ट। और क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड है तो एन बोलेंगे। तो क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? बताइए, यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So total 8 substituents are there. बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? कंटिन्यू करें। यस। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अभी तक हमने जितने भी सब्स्टिट्यूएंट देखे उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं था। जैसे यहाँ पे देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1 कार्बन या 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट देखा। बट कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाता है, और जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो जाता है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेमिंग। उसकी नेमिंग कैसे करते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 इस टाइप का अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से CH2 CH3। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं। और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है हाँ तो सर प्रो प्लस YL प्रोपाइल। बट इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नेमिंग करेंगे? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो डैश लगा है, डैश का मतलब क्या होता है कि मेन चेन से ये आपका सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे कनेक्टेड होगा। मतलब कोई एक मेन चेन होगा और उस मेन चेन से ये आपका इस तरह से कनेक्टेड होगा।
तो एक वैलेंसी जो यहाँ पे बची हुई है, इसका मतलब क्या है, ये मेन चेन से इस कार्बन से कनेक्टेड है। बात समझ में आ गया। अब IUPAC का रूल होता है कि जहां से आपका ब्रांचिंग है उसको नंबर 1 मानना है। जैसे ब्रांचिंग ये वाले कार्बन से स्टार्ट हुआ तो इसको नंबर 1 मानना है और दूसरे को नंबर 2 मानना है। मतलब ये फिक्स है कि जिस कार्बन से ब्रांचिंग हुई है उसी कार्बन को नंबर 1 मानना है। तो बताइए यहाँ पे कितने मेन चेन में कितने कार्बन है? तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो मेन चेन है, कंटिन्यूटी में कितने कार्बन है? 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है? 2 नंबर पे। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, इथाइल बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। और मैंने ये भी बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में हमेशा YL आता है। ये मेन आपका मेन कंप्लीट नेम नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL है। 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे इसको। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है CH2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो इसको क्या बोल देते हैं आप? 5 प्रोपाइल डेकेन। डीकेन, राइट। समझ में आ रहा है। बट अगर हम लोग इस तरह से कर ले, ये तो आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बट अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग कर दे हम लोग, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे बोलेंगे आप? तो यहाँ पे ब्रांचिंग जिस नंबर पे हुआ उसको 1 बोलेंगे। तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट पे 1 नंबर पे ब्रांचिंग है, 1 2 2 कार्बन मेन चेन में, 1 नंबर से एक आपका सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग है 1 नंबर पे। तो इसका जो नेम हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे हम लोग, 1 मिथाइल इथाइल। और ये जो 1 मिथाइल इथाइल है वो मेन चेन से कौन से नंबर पे कनेक्टेड है? 5 नंबर पे। तो 5 1 मिथाइल इथाइल डीकेन इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, मेन चेन 10 कार्बन का है तो यहाँ पे DEC इसका वर्ड रूट बनाया। उसके बाद क्या किया है, 5 नंबर पे मेन चेन से 5 नंबर पे आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज किया है। तो ब्रैकेट कब यूज करते हैं? ब्रैकेट इज यूज्ड ओनली फॉर ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये 5 क्या बता रहा है कि मेन चेन से 5 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये 1 क्या बता रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 1 नंबर पे ब्रांचिंग है। बात समझ में आ गया या नहीं? यस सर। तो 5 1 मिथाइल इथाइल डीकेन इसका करेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। सपोज मान लिया सेकंड इस तरह से, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से है, सर ऊपर हाँ, वाले और में इसका आप 1 मिनट इसका जो ये जो मैंने 1 मिथाइल इथाइल बोला ना, ये IUPAC नेमिंग में इसको 1 मिथाइल इथाइल बोलते हैं। कॉमन नेम इसका एक कॉमन नेम भी होता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है। कॉमन नेम में इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सपोज इसी कंपाउंड का कॉमन नेम बोलता तो आप क्या लिखते हैं, 5 आइसोप्रोपाइल डीकेन। बात समझ में आ रहा है? 5 आइसोप्रोपाइल डीकेन। हाँ, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर वही बोलना था आपको, वही बोलना जो था। भी आपने बोला, जो आपने बोला हाँ, ना तो अभी मुझे वो। पता होता है ना, हैव पेशेंस, मुझे सब पता है कि कितना कौन सा आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, वो सब मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, आपके बोलने से पहले। बट यू हैव टू बी यू शुड हैव पेशेंस, ओके। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? मैंने आपको बताया ब्रांचिंग से स्टार्ट होता है, 1 2 3 कार्बन हो गए मेन चेन में,
अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है, कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर? 2 नंबर पे, क्योंकि ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? Yes, sir. ये IUPAC नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सपोज मान लिया इस तरह से, सपोज इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे आप बताइए जल्दी से। नंबर 1 किसको मानेंगे? जिधर से आपका ब्रांचिंग है 1 2, मैक्सिमम 2 ही कार्बन चेन में आ रहे हैं और बाकी के 2 कार्बन मेन चेन से बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट यूज करने के बाद क्या लिखेंगे? 1,1 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। बोलेंगे या नहीं बताइए? यस हाँ, सर। ये IUPAC नेम हो गया। अगर इसका कॉमन नेम बोला जाए तो कॉमन नेम काफी पॉपुलर है, इसका जो नियोब्यूटेन। ओल्डन डेज में यूज किया। नहीं, कॉमन नेम इसका होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने डिग्री पढ़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 4। जिस कार कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है? मतलब ये कितने कार्बन से कनेक्टेड? 3 डिग्री है ना। इधर तो हमें मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं। आगे क्या है उससे हमें मतलब नहीं। तो इस कितने कार्बन से? 1 2 3 कार्बन से अटैच, इसलिए इसको टर्शियरी बोल रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। और कॉमन नेम में क्या करते हैं? सभी कार्बन को एक साथ काउंट कर लेते हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4, इसलिए ब्यूटाइल बोल रहे हैं। IUPAC नेम में सिर्फ उसी कार्बन को काउंट करते हैं जो कंटिन्यूटी में है, और जो कंटिन्यूटी में नहीं इसको बाहर कर देते हैं। बट कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है, ओल्डन डेज में यूज किया जाता था। कॉमन नेम में क्या करते हैं? सारे कार्बन को एक साथ काउंट कर लेते हैं, तो टोटल कार्बन कितने? 4, तो इसलिए मैंने ब्यूटाइल बोल दिया इसको। और क्योंकि जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो टर्शियरी है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल बोला। बताइए समझ में आया है नहीं? Yes, sir. हाँ सर। सपोज मान लिया इस तरह से एग्जांपल लिया, अब बताइए इसका क्या नेम होगा? What will be IUPAC name of this compound? Of this substituent, branch substituent. 4 methyl 2 chloro, methyl 2 chloro, 1 ethyl propyl. सबसे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 क्लोरो 1 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हमने, C एंड देन E, 2 क्लोरो 1 इथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 1 इथाइल प्रोपाइल। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम, तो ये तो IUPAC नेमिंग लिखना हमने सीख लिया। अब हम लोग कॉमन नेमिंग देखते हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 6:30. 6:30। 6:45 पे होता है ना? सर आप चालू करते तब से ना। हाँ, सर कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते पता नहीं, क्योंकि हम लोग को तो 6:30 का आता है और कुछ लोग बैच वालों को 6:45 का आता है। ओके। तो कॉमन नेमिंग ऑफ सम एल्काइल ग्रुप, IUPAC नेम तो हमने देख लिया, कॉमन नेम देखेंगे। कॉमन नेम में जो वर्ड यूज किया जाता है आइसो, नियो एंड सेकेंडरी, ये सब टाइप के नेम यूज किए जाते हैं। तो आइसो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो आइसो एल्काइल ग्रुप बेसिकली ये आपका 3 कार्बन से 6 कार्बन के लिए यूज किया जाता है। और इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, इट हैज, आइसो एल्काइल ग्रुप कब बोलते हैं? व्हेन इट हैज 1 CH3 ग्रुप, 1 CH3 group at second last carbon, 1 CH3 group at second last carbon in the chain.
विदाउट अदर ब्रांचिंग, विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लिया CH3 है, तो कॉमन नेमिंग की क्या करते हैं हम लोग, टर्मिनल से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं। IUPAC नेम को हम लोग जिस साइड से ब्रांचिंग है उधर से नंबरिंग करते थे, कॉमन नेमिंग में इस साइड से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है या नहीं, बताइए। टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, ये ब्रांचिंग दिख रहा है आपको। तो जब भी टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग होता है तो वहां पे हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा, क्योंकि टर्मिनल से सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है तो आइसो यूज करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, कॉमन नेम में सभी कार्बन को एक साथ काउंट कर लेते हैं, आइसोप्रोपाइल। और इसी का, हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है क्या? यस हाँ सर। सर। और IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 मिथाइल इथाइल लिखते हैं। सो 1 मिथाइल इथाइल को कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? तो आइसोप्रोपाइल सपोज मान लीजिए इस टाइप से है आपका, सपोज इस टाइप से है, और इसमें क्या आ रहा है, मेन चेन से सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांचिंग है तो आइसो, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे अगर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आइसो वर्ड यूज करते हैं। टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल होना चाहिए। सर लेफ्ट साइड से बात हुआ तो भी समझ में? चलेगा ना? मैंने बोला टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब इस साइड से, अपोजिट साइड से, ठीक है। ओके, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाए। सपोज मान लिया इस तरह से CH2 CH3 CH3, तो क्या इसको आइसो बोल सकते हैं? टर्मिनल से सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, हाँ बोल सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम Yes, क्या हो sir. जाएगा, आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं, ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। IUPAC पूछा होता तो क्या नेम होता है इसका? 2 IUPAC में, मिथाइल मिथाइल हाँ, प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो IUPAC में सिर्फ उसी कार्बन को लेते हैं जो आपका कंटिन्यूटी में है, बट कॉमन नेम में सभी कार्बन को एक साथ ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज मान लिया CH2 CH2 CH3 CH3 ऐसा है, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, ऑल ऑफ यू। आइसोपेंटाइल। हाँ, तो यहाँ पे भी टर्मिनल से सेकंड नंबर पे एक कार्बन आ रहा है, तो इसमें भी आइसो वर्ड यूज करेंगे। आइसो, टोटल कार्बन कितने, 3 and 2 5, तो आइसोपेंटाइल बोल देंगे, कॉमन नेम हो जाएगा। बताइए IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC में हमेशा 3 मिथाइल इधर से ब्यूटाइल। स्टार्ट करते हैं, यस, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट। नेक्स्ट, आइसोहेक्साइल। यहाँ पे भी टर्मिनल से सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पे भी आइसो वर्ड यूज करेंगे। आइसो, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो आइसोहेक्साइल बोलेंगे। IUPAC जब लिखते हैं तो 4 यहाँ से मिथाइल नंबरिंग स्टार्ट करते पेंटाइल। हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया आइसो वर्ड कब यूज करते हैं? Yes. यस सर। बताइए, किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें? अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी को डाउट है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू तो सर, बाय दैट्स ऑल सर। फॉर टुडे। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. हाँ, आप लोग को रिवाइज करना है, जो आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, ये आज के लिए होमवर्क है, ठीक है।